नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। धुआंधार दिन आज रहने वाला है, खबरों से और इवेंट से भरा हुआ। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो इक्विटी स्पेस में देखा जाए तो फिलहाल हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 50-55 अंकों की स्ट्रेंथ पे कर रहा है कारोबार। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर हरे निशान में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स में हमने देखा था तकरीबन डबल डिजिट 60 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है और 30-31 अंकों पर इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स भी है। बाकी एशियन मार्केट्स पर भी नजर डालें तो निके यहां पर हमने ट्रिपल डिजिट गेन्स के साथ कारोबार होता हुआ देखा, 120 अंकों पर है। कॉस्पी में स्ट्रेंथ है और बाकी मार्केट्स भी जो धीरे धीरे करके कुछ समय पहले खुले हैं वहां पर हमने हरे निशान में ओपनिंग देखी है। मजेदार एक्टिविटी हमने कमोडिटी स्पेस में देखी है, जहां पर सोना एक महीने की ऊंचाई के पास ट्रेड करता हुआ दिखा है, $1800 के पार जाता दिखा। लेकिन कच्चा तेल यहां पर कुछ रिलीफ जरूर देखने को मिला। 6 महीने के निचले स्तर के पास हमने वहां ट्रेड्स होते हुए देखे हैं। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथ। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे इज हियर और क्या कहा जा सकता है कि कुछ अच्छे नोट पर हम हफ्ते के अंत की शुरुआत होती देख रहे हैं? संकेत तो अच्छे ही हैं नेहा, कोई प्रॉब्लम ऐसे बाजार में हमने पिछले कुछ हफ्तों से देखी नहीं है। ऑफ कोर्स चाइना ताइवान यूएस का इशू है, बट फिलहाल वहां पर कोई इससे बड़ा एस्केलेशन नहीं हुआ है। चाइना ऑफ कोर्स लाइव मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। जापान ने भी कहा कि 4 या 5 रॉकेट्स हैं जो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया में गिरे हैं, बट एज सच वहां पर अभी तक बाजार ने रिएक्ट करना शुरू नहीं आया, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा कदम वहां से आपने आते हुए नहीं देखा है। तो एक टेंशन वो बनी रहेगी, बट उस पर बाजार इस समय रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर सिचुएशन और ज्यादा खराब अभी तक तो होते हुए नहीं दिखी है। ऑफ कोर्स एनीबडीज गेस आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बट फिलहाल के अगर आप संकेत देखेंगे तो ज्यादातर संकेत अच्छे ही आ रहे हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं आज सुबह एशिया मार्केट्स ठीक ठाक है, थोड़े मिले जुले आप ग्लोबल संकेत कह सकते हैं, बट एक्शन आपको अच्छा ही दिख रहा है। हमारा एसजीएक्स भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। यूएस की बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में 200 अंकों से कम की रेंज में आपने डाउ पर कारोबार होते देखा और उसमें मामूली गिरावट, 85 अंक नीचे डाउ फिसला है। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो लगभग ऐसे ही उनका हालात था, तो कुछ ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं देखा। नैस्डैक में आपने 0.4% की अच्छी बढ़त देखी है। इस हफ्ते ऑलरेडी 2.25% ऊपर है नैस्डैक, एक ट्रेडिंग सेशन अभी भी वहां पर बाकी है, तो एक्शन वहां से आपको ठीक ठाक आते हुए दिखा है। कंज्यूमर शेयर्स में कल आपने एक बार फिर से खरीदारी देखी। ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स यहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा। उसके सामने आपने देखा कि जो एनर्जी शेयर्स हैं वहां पर थोड़ा दबाव था। थोड़ा नतीजों पर फोकस है, बट ऑफ कोर्स बड़ा फोकस इस समय बाजार का है आज के जो जॉब्स डेटा आने वाले हैं। जुलाई महीने के जॉब्स डेटा आने वाले हैं। करीब 2.6 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। पिछले महीने में करीब 3.25 लाख जॉब जुड़ी थी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1.1 लाख की कमी आपको दिखने वाली है, बट ओवरऑल ठीक ठाक माना जा रहा है। अगले महीने से यानी कि अगस्त महीने में किस तरह की जॉब जुड़ती हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2 हफ्तों से जो उनके साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़कर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा जो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए वो 6000 से बढ़कर आए थे। तो माना जा रहा है कि जुलाई के जॉब डेटा अच्छे रहेंगे, पर आने वाले महीनों के जॉब डेटा अब आपको खराब दिख सकते हैं, जैसे जैसे रेट हाइक्स का इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर बाजार ऑफकोर्स रिएक्ट करेगा, और हमारे बाजार इस पर मंडे को रिएक्ट आपको करते हुए दिखेंगे। यूरोप की बात करें तो हल्की बढ़त थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी एकदम अनुमान मुताबिक आपको आती हुई दिखी, 0.5% की रेट बढ़ोतरी है। वैसे आप कह सकते हैं 26-27 साल में सबसे बड़ी रेट बढ़ोतरी है, बट लगातार 6ठी रेट हाइक है इस साल जो हमने इनकी तरफ से आती हुई देखी है। तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन था, इन्फ्लेशन वहां पर 9% के ऊपर है, तो काबू लाने के लिए काफी बड़े कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। बाजार ने इस पर लगभग ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं करते हुए ही आपको दिखाया है। बड़ा रिएक्शन और बड़ा एक्शन नेहा लगातार कमोडिटी मार्केट में आ रहा है। कच्चे तेल पर नजर रखिए, जो $95 की लेवल अनिल जी बात करते हैं उसके नीचे चला गया है। इनफैक्ट 93 तक गया था, अभी आपको 94 पर दिख रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने का पहले का लेवल है ये। तो ये एक अच्छी बात है कि जो वॉर से जो रिस्क प्रीमियम बना था वो चला गया है। ऑफ कोर्स बिल्डअप टू वॉर में थोड़ा रिस्क प्रीमियम और बना था, जो अभी भी बना हुआ है, बट वॉर शुरू होने के पहले का लेवल आपने कच्चे तेल पर आते हुए देख रहा है। मांग की थोड़ी चिंता है, और अमेरिका में हम देख रहे हैं लगातार तेल के भंडार बढ़ भी रहे हैं। वहां पर भी गैसोलीन के प्राइसेस काफी तेजी से गिरकर आए हैं। डॉलर इंडेक्स के फिसलने पर भी आप थोड़ा इंपैक्ट यहां पर देख रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे आए, जिसकी वजह से सारे मेटल्स में आपने खरीदारी देखी है।
गोल्ड को देखिए, वापस 1800 के ऊपर गया है, 1 महीने की ऊंचाई पर है। सारे बेस मेटल्स में आपने खरीदारी देखी है, जिंक 6 महीने की ऊंचाई पर है, और कल तो नॉन एग्री कमोडिटीज में भी रिबाउंड आया। तो बाकी कमोडिटीज में रिबाउंड आया, बट अच्छी बात है कि कच्चा तेल $95 के नीचे आ गया है। आज ऑफ कोर्स अमेरिका के जॉब्स आंकड़ों पर नजर है और हमारी पॉलिसी इस पर भी फोकस रहेगा। और क्योंकि कल और परसों रुपया काफी तेजी से गिरा है, तो ये जो डॉलर वापस गिरा है, इससे रुपए पर भी थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आज के लिए तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए, तो ढेरों एक्शन देखने को मिला है। अब बाजार किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी, और हमारे बाजार में भी आज ढेरों इवेंट्स है जिस पर रखनी है नजर। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु आपका वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो इस फ्रंट पर भी देखा जाए तो विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो परफॉर्मेंस है वो सराहनीय है, क्योंकि 1475 करोड़ की खरीदारी हमने कैश स्पेस में उनकी तरफ से आते हुए देखी है। लगातार खरीदारी का सिलसिला आप कह सकते हैं इस महीने की शुरुआत से ही जारी है। डीआईआईज की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन एफएनओ स्पेस में वंस अगेन विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीद ही देखने को मिली है। 1165 करोड़ का वो आंकड़ा खरीदारी की तरफ निकल कर आया है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, इस बीच हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, किस प्रकार की रणनीति हमें मार्केट में अपनानी है? ऑफ कोर्स फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई लेवल्स में बदलाव होगा सर? बदलाव तो होगा, 6% होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी 2 दिनों तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल रेंज सेम तो रहती नहीं है, कम ज्यादा तो होती है। और कल तो जिस तरह का एक्शन हुआ ऊपर नीचे दिन भर में, और आज तो बड़ा दिन पॉलिसी का भी है, तो बिल्कुल एक्शन रहने वाला है। देखो, पॉलिसी की जहाँ तक बात है, पॉलिसी में तो ऐसा कुछ होगा कि बाजार का मूड बिगाड़े या बहुत अच्छा कर दे। मतलब सबको पता है कि पॉलिसी में क्या होगा कि भाई गवर्नर साहब या तो 0.35% यानी 35 बेसिस पॉइंट या आधा % बढ़ाएंगे ब्याज दरें, सबको पता है। दोनों में से जितनी बढ़ानी बढ़ा दे। कमेंट्री को लेकर वो यही बोलेंगे भाई देखो कच्चा तेल वगैरह थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ना बंद हो गई, तो ऐसा इन्फ्लेशन हमारी नजर है धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और वैसे भी आज आधा % अगर बढ़ जाती तो आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पर गैप कम हो जाता है, तो वो कंफर्टेबल रहेंगे, तो खराब भी नहीं बोलने वाले। आज ये मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे मूड खराब हो। तो पॉलिसी मेरे लिए न्यूट्रल से हल्की सी पॉजिटिव है। अब आइए बाकी संकेतों पर। एफआई ने कल फिर से दमदार खरीदारी की है कैश मार्केट में। अच्छा, ऊपर से अमेरिका के बाजार मिले जुले ही रहे, डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है, बॉन्ड यील्ड स्टेबल है थोड़े नीचे, और सबसे बढ़िया हमारा कच्चा तेल, जो मैं चाहता था कि $95 के नीचे आकर टिकना शुरू करे, आ तो गया है, अब टिकने का काम है, तो देखते हैं होता है नहीं होता, बट बढ़िया है संकेत। तो मेरे ख्याल से आज शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है इसलिए। और कल क्या हुआ कि इंट्राडे में जो एक्सपायर के दिन कभी कभार आपको वॉलेटिलिटी दिखती है वो हो गई, तो उसके बाद काफी हद तक मतलब ये कह सकते हैं कि भाई ट्रेडर्स थोड़े हल्के भी हो गए। तो आई थिंक बढ़ने के लिए अच्छा स्टेज है आपके लिए। जहाँ तक संकेत है लेवल्स के लिहाज से, तो 17,150, 17,225 ये सपोर्ट रेंज थोड़ी दूर है, लेकिन रखनी वही पड़ेगी। कल आपको ये रेंज दिखी भी थी। और ऊपरी स्तरों पर 17,475, 17,525 ये छोटी मोटी रुकावट की रेंज है। इसके पार निकलेंगे तो और बढ़िया तेजी होगी, लेकिन इस रेंज तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की तरफ से। अब आइए 37,375, 37,500 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है, और 37,900, 38,050 ये हल्की सी रुकावट की रेंज। इन तक 38,200 तक का रास्ता फिर से बैंक निफ्टी का खुल रहा है। तो आई थिंक खरीदारी के साथ रहना चाहिए। अगर कम गैप से मिले और सुस्त शुरुआत हो तो आपके लिए खरीदारी के मौके बन जाएंगे। पॉलिसी से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आज की। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के महत्वपूर्ण दिन में क्या रेंज पकड़ के चलनी है, रणनीति क्या अपनानी है। सो क्लियरली सर ने कहा है खरीदारी की जा सकती है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेवल्स पर बस फोकस करिएगा, 17,150 से 225 ये एक रेंज है जो सपोर्ट बैंड का काम करेगी। अपर बैंड 17,475 से 525 का बनता हुआ सर को आज दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 37,375 से 500 ये आपको एक सपोर्ट रेंज मिलेगी। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन पे मार्केट थोड़ा खुलता है तो आपको वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 37,900 से 38,050 ये एक अपर बैंड है जिसको बैंक निफ्टी स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ जाता दिख सकता है। लेकिन हमारे लिए तो आज घरेलू बाजार के लिए जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है वो
काफी महत्वपूर्ण इवेंट है और पूरे बाजार की नजर इस पर रहने वाली है। तो आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का जो ऐलान होने वाला है 10 बजे, इस बार क्या कुछ होने वाला है, इस पर जी बिजनेस ने एक एक्सपर्ट पोल कराया है। तो उस पोल के क्या नतीजे निकल कर आए हैं, बाजार के एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए, आपने जो एक्सपर्ट से बातचीत की है, पोल में क्या निकल के आ रहा है? डेफिनेटली देखिए नेहा, इस बार ये तो तय है कि रेट हाइक होना है। जैसे कि अनिल सर भी हाईलाइट कर रहे थे कि 35 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है वो तो बाजार मान के ही चल रहा है। इसके लिए हमारा पहला सवाल यही था कि कितना रेट हाइक होगा। 4 ऑप्शन हमने दिए थे, 25 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट या फिर 75 बेसिस पॉइंट। और ज़्यादातर लोग 35 से 50 बेसिस पॉइंट के रेंज में ही थे और उसमें भी अधिकतम लोग जो है 67% के आसपास कह रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है आपको देखने मिलेगा। करीब 33% जो कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक देखने मिलेगा। हम यही नहीं रुके, हमने इनसे पूछा कि इस बार को मिला के FY23 में अब तक कितना रेट हाइक आपको देखने मिल सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे 67% लोगों का मानना था कि 75 बेसिस पॉइंट और 33% का मानना था कि 1% के आसपास का रेट हाइक होगा। यानी कि इस बार 35 बेसिस पॉइंट और आने वाले क्वार्टर्स में या फिर बचा हुआ जो FY23 है उसमें और 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है वो आरबीआई ले सकता है। पहले 2 सवालों से ये निष्कर्ष निकलता है। हमारा अगला सवाल था कि क्या आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव करेगा। तो यहाँ सबका एक ही मत था कि नहीं, आरबीआई कोई बदलाव नहीं करेगा। हमारा अगला सवाल था कि क्या सीआरआर में कोई बदलाव आरबीआई करेगा। तो यहाँ भी सबका एक ही मत था कि सीआरआर में भी आरबीआई की तरफ से कोई बदलाव जो है इस बार नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट था आरबीआई के स्टैंड को लेकर। आपको याद होगा पिछली पॉलिसी में आरबीआई ने एकोमोडेटिव जो वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अपना पॉलिसी स्टैंड जो है वो भी नहीं बदला था। तो हमने पूछा कि क्या इस बार बदलेंगे। तो यहाँ पे 67% लोगों का मानना था कि हाँ इस बार बदलेंगे, 33% मान रहे थे कि इस बार शायद ना बदले आरबीआई। वहीं इन्फ्लेशन को लेकर हमारा सवाल था कि क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में बदलाव करेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं पिछला 1-2 इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आया है वो फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो यहाँ पे 67% लोगों का मानना था कि हाँ आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े में बदलाव करेगा। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद आरबीआई इस बार अपने इन्फ्लेशन का जो गाइडेंस है उसमें थोड़ी कमी करे। पिछले 3 जो पॉलिसीज थी उसमें लगातार आरबीआई ने अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को बढ़ाया था, हो सकता है कि इस बार थोड़ा कम करे, ये लोग मान के चल रहे हैं। आखिरी सवाल जीडीपी को लेकर था कि क्या आरबीआई अपने जीडीपी फोरकास्ट में बदलाव करेगा। तो यहाँ पे सबका कहना था कि नहीं, आरबीआई अपनी जीडीपी फोरकास्ट में बदलाव नहीं करेगा। तो इस पोल को अगर आप कुल मिला के देखें तो इस बार 35 बेसिस पॉइंट, FY23 में करीब 75 बेसिस पॉइंट स्टैंस इस बार बदलेगा। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का जो गाइडेंस है आरबीआई का उसमें शायद थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। इंटरेस्टिंग पोल है। तो ये तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी होती है, 35 बेसिस पॉइंट, उससे ज्यादा या कम। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर गवर्नर साहब क्या कमेंट्री करते हैं। शुक्रिया वरुण वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। तो 10 बजे तो आ जाएगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से फैसला, लेकिन आपको जुड़ना है जी बिजनेस के साथ 9:45 बजे से। जी हाँ, 9:45 से शुरू होगी जी बिजनेस पर एक मेगा कवरेज। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ इसके विश्लेषण के लिए। ये बताएंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो फैसला है वो भारत की इकोनॉमी के लिए, बाजार के लिए किस प्रकार का है और आपके निवेश पर, ट्रेडिंग पर, मार्केट के मूड मिजाज पर कैसा असर पड़ेगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा। अब से 2.5 घंटे बाद 9:45 से क्रेडिट पॉलिसी पर मेगा कवरेज सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खबरों के दम पर आज किन शेयरों में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। ऑफ कोर्स जून तिमाही के नतीजे भी लगातार आ रहे हैं, तो वहां पर किस तरह के नंबर्स की उम्मीद है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरमान, पहले तो बताइए कि कल कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए, कैसे रहे? बिल्कुल, सबसे पहले गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर ध्यान रखिएगा। जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मार्जिन से वहां पर थोड़ा बीट देखा गया है। आय लगभग 11.25% बढ़कर आई है और अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे भी 17% का आपको उछाल देखा गया है और मार्जिन 70.17% से बढ़कर 74.8% पर आते हुए दिखे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। NIS 26% बढ़कर आई और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा 6 गुना बढ़कर आता हुआ दिखा है। मनापुरम फाइनेंस देखेंगे, मिक्स्ड नतीजे आते हुए दिखे हैं। NIS 7% गिर कर आई
आई है। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी लगभग 36% का आपको उधर कट देखा गया है। आरईसी नतीजे ओके टाइप के रहे हैं। एनआईएस देखेंगे, वहां पर आपको 2.6% बढ़कर आए हैं। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी आपको 9% का उछाल देखा गया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो लेस देन जो हमारा एस्टीमेट था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो रेवेन्यू है वहां पर आपको थोड़ी बढ़त देखी गई है। आय लगभग 45% बढ़कर आई है, जो कि अनुमान से थोड़ी बेहतर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है, 28% से घटकर लगभग 17% पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कॉनकोर को देखेंगे, कॉनकोर के मिक्स्ड नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 9.4% बढ़कर आई है। मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे हैं, 23.98%, लगभग 24% से घटकर 23.9% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको 14% का उछाल देखा गया है। दालमिया भारत जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 27% बढ़कर आई है। मार्जिन्स, हालांकि मार्जिन्स पर काफी बड़ा कट देखा गया है, 27.7% से घटकर 17.8% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अडानी इंटरप्राइजेज रेवेन्यू देखेंगे वो 3.2x टाइम्स बढ़कर आया है। मार्जिन्स थोड़े घट कर आए हैं, 6.8% से 5.2% पर। और अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में लगभग आपको 73% का उछाल देखा गया है। ओके अरमान, ये भी बता दीजिए कि आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स कौन से कंपनियां अपने नतीजे आज जारी करने वाली हैं? जी, सबसे पहले निफ्टी में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद एफ&ओ में एल्केम लैब, पेट्रोनेट, आदित्य बिरला फैशन और एनएमडीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, मिंडा इंडस्ट्रीज आज से नाम बदलकर यूनो मिंडा इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। और रामा फॉस्फेट पर भी ध्यान रखिएगा, जो एनएससी से आज से लिस्टिंग हो जाएगी। आज से 581 शेयरों के जो हैं वो प्राइस बैंड रिवीजन है। एक्स डेट है डॉक्टर लाल पैथलैब पर, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 6 का। खबरों में स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीजीसीए के सूत्र से हमें एक मिलती हुई दिखेगी। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के जो 3 विमान हैं उनके रजिस्ट्रेशन को 5 दिन के लिए रद्द कर दिया। और ये इसलिए किया है क्योंकि जो दुबई एयरफोर्स इंटरप्राइजेज है उन्होंने इस चीज की आग्रह किया था। जीएम फॉडलर पर भी ध्यान रखिएगा कि जो जीएम इंटरनेशनल में अतिरिक्त 46% हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है। और ये हिस्सेदारी बढ़ाई लगभग 344 करोड़ में उन्होंने खरीदी है। एफएमसीजी कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, खाने के तेल अब और सस्ता होगा। सरकार ने तेल कंपनियों को कीमतें घटाने के लिए कहा है। फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फूड ग्रेड हेक्सेन है के इंपोर्ट की शर्तें में आसानी कर दी है। और ये हेक्सेन है क्या? हेक्सेन है ये खाद्य तेल के सॉल्वेंट में उपयोग होता है। और अंत में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान रखिएगा। एनसीडी के जरिए लगभग 841 करोड़ और क्यूआईपी के जरिए शेयर के जरिए लगभग 500 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जानते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। एसबीआई कार्ड खरीद के चलने की सलाह है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। स्टॉप लॉस 930 का लगाइए, टारगेट 977 का। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ। डीवीज लैब खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 3810 का, टारगेट 4150 का आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से रिकमेंडेशन दीपक नाइट्राइट में निकल कर आई है, खरीदारी करके चले। 1990 का स्टॉप लॉस, टारगेट 2050 का। वहीं दूसरी स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से केआरबीएल में है, यहां पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 245 का स्टॉप लॉस और 258 का टारगेट आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकती है। इस पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो जरा बताइए कि पॉलिसी ऐलान से पहले और उसके बाद किसी प्रकार का बदलाव करना है ट्रेडिंग रणनीति में, क्या किया जाए निफ्टी बैंक निफ्टी? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज क्रेडिट पॉलिसी है और हमने कई बार देखा है कि क्रेडिट पॉलिसी के दिन पे मार्केट वॉलेटाइल होता है। हमें स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी रखनी है, क्योंकि मार्केट पिछले अगर आप 3 या 4 दिनों से देखेंगे तो 17,500 के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। वहां उधर उस लेवल के करीब रेजिस्टेंस है और 17,100 के करीब अभी सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, जो 17,200 के करीब था। तो रेंज बढ़ गई है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। जब तक मार्केट 17,500 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहे। अगर आज मार्केट आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी 17,500 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाए, फिर हमें लगता है कि मार्केट एक 17,800 के लेवल इस एक्सपायरी में दिखा सकता है। और अगर मार्केट 17,500 के नीचे रहा तो हमें लगता है थोड़ा और वक्त निकाल सकता है और वापस एक बार हम 17,100 के लेवल रीचेज कर सकते हैं। तो मार्केट काफी चॉपी रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहना एडवाइजेबल है। और जैसे कल इंटरनेशनल मार्केट में से कमोडिटी साइड पे जैसे क्रूड काफी गिरा है, हमें लगता है उसका बेनिफिट इमर्जिंग मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट्स को मिलेगा।
ओके, तो श्रीकांत जी, जब आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना है, तो कोई स्टॉक्स हैं आपके जहन में? बिल्कुल। तो बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रूड प्राइस जो टेलविंड है वो ऑटो सेक्टर के लिए है, और हमें लगता है वहाँ पे जो सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसे लॉन्ग करके चले। यहाँ पे टारगेट हमारे रहेंगे 1320 1330 के, हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1230 का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि ये जो क्रूड है उसका बेनिफिट सीमेंट सेक्टर के लिए भी आएगा। अंबुजा सीमेंट पे लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। 378 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें 393 के। ठीक है श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझाने के लिए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, बताइए कच्चे तेल में क्या किया जाए? जिस तरह का हेफ्टी करेक्शन दिखा है, क्या करें? जी नेहा, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से अभी फिर से न्यूक्लियर डील पे बात हो रही है और ये तो पता चल गया है कि ओपेक प्लस के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो ईरान डील के बाद ही यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रूड मार्केट में आ सकता है, तो इसकी वजह से एक दबाव देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आज भले ही थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग दे दे बिकॉज ऑफ लोअर लेवल बाइंग, लेकिन टिकाऊ ये नहीं हो सकती ऊपर की तरफ, और फिर से एक बिकवाली आएगी। तो 7000 पे यहाँ पे सेलिंग करनी है। 6800 का टारगेट होगा। 7100 यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, लेकिन इसके उल्टा मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक बाइंग आ सकती है, जहाँ पे 680 तक के लिए बाई करके चला जा सकता है एनर्जी काउंटर में। जो कमबैक फिर से दिखाने की कोशिश की, इज इट रिलायबल? क्या करें? नेचुरल गैस में नहीं, मैं गोल्ड की बात कर रही थी, सोने की। जी नेहा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे थोड़ी सी जो बढ़त है वो बरकरार यहाँ पे रह सकती है, और इस पर हम उम्मीद कर सकते हैं जो 52,000 मतलब वहाँ पे एक क्लोजिंग होगी। अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ पे 52,000 से ऊपर की होती है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 52,500 इजिली आता हुआ देख सकते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कॉल में करना चाहूंगी। 51,600 के करीब यहाँ पे करेक्शन के बाद आता है तो यहाँ पे बाइंग करनी होगी। मुझे लग रहा है कि 52,000 आज के दिन में दिखा सकता है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 51,400 का होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देखते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रिटानिया पर जेफरीज की रिकमेंडेशन खरीदारी की है, टारगेट बढ़ाकर 4,380 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस है, टारगेट 3,892 का है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट है 3,600 का। वहीं बर्जर पेंस पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट स्टैंस है और टारगेट 546 का है। और अंत में बीएचईएल, इस पर मैक्वारी अंडर परफॉर्म का आउटलुक दे रहे हैं, टारगेट 39 का है। और मॉर्गन स्टैनली भी अंडरवेट का ही स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट है 35 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।